हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं BHIC 134 के यूनिट 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें यूनिट 2 क्योंकि BHIC 134 है, साथ ही साथ में आप इसमें EHI 05 का यूनिट 4 एंड 5 देखेंगे। यानी कि BHIC 134 134 जो है EHI और EHI 05 और EHI 01 से मिल करके बनाया गया है। इन दोनों के कंटेंट जो है ले करके BHIC 134 बनाया गया है, ठीक है। तो जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे BHIC किसका 134 का, तो जो BHIC 134 का यूनिट 2 है वो आप EHI की यूनिट 4 और 5 से लेकर के बनाया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि EHI का 4 एंड 5 हम साथ में पढ़ेंगे BA के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं हमारा जो सेकंड यूनिट है वो क्या है। तो हमारा सेकंड यूनिट है स्वतंत्र राज्यों का उद्भव, राइट। ये है आपके सामने स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव या उद्भव, किस तरह से स्वतंत्र राज्य जो है अस्तित्व में आए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके, किसके पहले फर्स्ट यूनिट में हमने मुगलों का पतन पढ़ा था, और मुगलों के पतन का ये कारण ही था क्योंकि स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव हो गया था, राइट। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट तो क्योंकि सभी कुछ है, इसमें जनरली हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर का प्रशासन, मैसूर का युद्ध हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैसूर का जो युद्ध हुआ था, सैन्यीकरण हुआ था, उसमें स्थानीय सरदार और 18वीं शताब्दी के प्रयास क्या थे। फिर मैसूर का प्रशासन, वित्तीय संसाधन के अंतर्गत भूमि से प्राप्त राजस्व और व्यापार से प्राप्त राजस्व दोनों आ जाते हैं, राइट। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ। भू राजस्व प्रणाली कैसी थी और संरक्षक और उनके आश्रित, बहुत कुछ इसमें है। स्थानीय सरदार तो हम जो है मेन लेंगे, हम इसमें तो ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, लेकिन इसमें हाँ, स्वतंत्र राज्यों के आविर्भाव में मैसूर और हैदराबाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हमें छोड़ना नहीं है। तो मैसूर का उत्थान कैसे हुआ और यहाँ का प्रशासन कैसे था, वित्तीय संसाधन कैसा था, और हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के रूप में किस तरह से उद्भव हुआ है, उसका किस तरह से आविर्भाव हुआ, ये हम देख लेंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, प्रस्तावना ऑलवेज पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि पिछली यूनिट में हम पढ़ चुके थे कि मुगलों के पतन के बाद जो है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया था, यानी क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण विकास था ये, उस समय का सबसे महत्वपूर्ण विकास था 18वीं शताब्दी में, किसका, क्षेत्रीय शक्तियों का जो आविर्भाव हुआ था। और इस प्रक्रिया के 3 प्रकार के राज्यों के समूह के रूप में समझा जा सकता है, यानी 3 प्रकार के राज्य जो है उस समय उदय में आए, उनका आविर्भाव हुआ, उनका उत्थान हुआ। और वो कौन कौन से थे, तो एक था हैदराबाद, दूसरा था अवध, तीसरा था बंगाल। 3 ऐसे राज्य थे क्षेत्रीय राज्य के रूप में जिनका उदय हुआ, किसके, मुगलों के पतन के बाद। उत्तराधिकारी राज्य मुगल साम्राज्य के तत्कालीन प्रांत थे जो टूटकर स्वतंत्र राज्य बन गए। यानी जो तीनों राज्य थे, हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये मुगल के अधीन तो थे, लेकिन मुगल का जैसे ही पतन हुआ, साम्राज्य जैसे ही टूटने लगा, वैसे ही ये राज्य क्या हुआ, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए और नए राज्य मराठा, सिख, जाट और अफगानों द्वारा बनाए गए, ठीक है। इनमें कुछ राज्यों के निर्माण में शाही मांगों के खिलाफ लोकप्रिय किसान आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसानों ने उन राज्यों का साथ दिया जो बाद में स्वतंत्र राज्य बने। तीसरी श्रेणी मैसूर, राजपूत और केरल के स्वतंत्र राज्यों की थी। तो अब यहाँ पर कौन सी श्रेणी हो गई, मैसूर, राजपूत और केरल। तो जो प्रथम राज्य था वो हैदराबाद, अवध और बंगाल बना। फिर दूसरा जो था वो मराठा, सिख, जाट का बना। और तीसरा जो बना वो मैसूर, राजपूत और केरल के स्वतंत्र राज्य बने। जिन प्रांतों में मुगल के गवर्नर स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं वहां दिल्ली से संबंध विच्छेद 3 चरणों में हो जाता है, ठीक है। व्यक्तियों के विद्रोह के बाद सामाजिक समूहों का विद्रोह होने लगता है और अंत में क्षेत्रों का विद्रोह हो जाता है, और वो राज्य अपने आप को मुगल राज्य से अलग कर लेते हैं और स्वतंत्र राज्य करने लगते हैं। यहाँ पे भी एक चीज और देख लेते हैं कि जो शाही राजस्व की मांग थी उसके खिलाफ जमींदारों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। गवर्नर, जो केंद्र का समर्थन उनको नहीं मिला था, जो गवर्नर, जो सूबेदार थे मुगल के टाइम में, उनको केंद्र से ही, उनके मुगलों से ही उनको समर्थन नहीं मिल पाया था और उन्होंने स्थानीय सम्राट लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की थी। और क्षेत्रीय राज्यों का दूसरा समूह नए राज्यों और विद्रोही राज्यों का जैसा हो गया था, ठीक है। यानी कि मुगल के खिलाफ विद्रोह करने वाले मराठा, सिख, जाट आदि
पहले थे। तो पहले 3 किसान विद्रोह के रूप में लोकप्रिय आंदोलन के रूप में शुरू हुए थे, बाद में ये क्या हुए थे, अलग राज्य बन गए थे। ठीक है, ओके। यहाँ पे इस चैप्टर में हम खास 2 राज्यों पे पढ़ेंगे, मैसूर और हैदराबाद के राज्यों के पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनका उदय वहीं पर था और इसी के बारे में पूरी जो आपकी यूनिट है सेकंड, वो इसी के बारे में, किसके बारे में, मैसूर हैदराबाद के बारे में। क्योंकि हैदराबाद में मुगल राजनीतिक जो संस्थाएं थी वो कमजोर पड़ने लगी थी और उनका इस्तेमाल क्षेत्र की स्थिति को बल्कि मजबूत करने के लिए होने लगा था और यही मैसूर में भी हुआ था। मैसूर में भी बोडियार वंश को उखाड़ फेंका गया और उसकी जगह एक मजबूत और सुदृढ़ प्रशासक का गठन हुआ और इस तरह से स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, मैसूर का उत्थान कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो मैसूर राज्य हैदराबाद के दक्षिण में था। मैसूर तो ऑलरेडी दक्षिण में है, लेकिन हैदराबाद के भी दक्षिण में था और 18वीं शताब्दी में जो बोडियार से लेकर टीपू सुल्तान तक मैसूर के सभी शासकों को एक ओर तो मराठों के विस्तारवाद की चुनौती का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरी ओर हैदराबाद और कर्नाटक के विस्तारवादी की चुनौती से निपटना पड़ा। अंग्रेजों ने इस स्थिति का फायदा उठाया था क्योंकि जो बोडियार लोग थे इनको अपने ही लोगों से निपटना पड़ा था, अपने ही लोगों से इनका संघर्ष जारी था और इसीलिए अंग्रेजों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। ठीक है, और 18वीं शताब्दी की ओर से जानी मानी हस्तियां भी इनमें शामिल हुई थी। उनमें से एक था टीपू सुल्तान, जो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से टक्कर लेने वाला एक लोक नायक बन गया और अंग्रेज उसे सत्ता हथियाने की राय का कांटा मारने लगे थे। तो हम सबको पता है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शेर कहा जाता है और उसने जो है अंग्रेजों से और अंग्रेजों के साथ साथ में मुगलों से भी संघर्ष किया था और मैसूर की नींव भी टीपू सुल्तान ने रखी थी और मैसूर को विजयनगर साम्राज्य की वायसराय में बदलकर बोडियार वंश ने एक स्वायत्त शासी राज्य बना दिया था और मैसूर को दक्षिण भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का उत्तरदायित्व हैदर अली उसके बेटे टीपू सुल्तान को था। इस पे सीरियल भी बना था, हम लोगों ने देखा था कि मैसूर का नाम आए और हैदर अली दिन उसके बेटे टीपू सुल्तान का नाम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता था। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर और भी चीजें, अंग्रेजों से हर बार उनको मुकाबला करना पड़ता था और क्योंकि मैसूर का वह प्रधानमंत्री दलवाई अनाधिकारग्राही था। कौन? हैदर अली जो था वो मैसूर का एक तरह से प्रधानमंत्री कहा जाता था और जिसकी वजह से हैदर आया था। दलवाई ने नामधारी बोडियार राजा का वजूद ही शून्य कर दिया था। जो बोडियार राजा वहां का मैसूर का था और उसका जो अस्तित्व था वो शून्य हो गया था, मतलब मिट गया था और वहां पर वर्चस्व जो स्थापित हो गया था वो किसका हो गया था? यहाँ पे हैदर अली का हो गया था, क्योंकि हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे तो वो पहले आए तो हैदर अली का हो गया था। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सेना को मजबूत करने, बेलगाम स्थानीय सरदारों और पोलीगारों को काबू करने में उन्होंने बहुत कमर कसी थी और अपनी प्रतिभा भी दिखाई थी जो मुगल नहीं कर पाए थे। और उसकी जीत का सबसे महान क्षण वह था जब अंग्रेजी सेनाओं को मद्रास के अंदर 5 मील तक खदेड़कर 1769 में उन्हें संधि के लिए मजबूर कर दिया। और इस इकाई में मतलब हम मैसूर की एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत के रूप में किस तरह से मजबूत हुआ हम पढ़ेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट था कि अंग्रेजी सेना को 5 मील तक खदेड़ के आना कोई कम बात नहीं होती है। ठीक है, मैसूर और हैदराबाद से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मैसूर में युद्ध और सैन्यकरण की क्या भूमिका है? अगर मैसूर से युद्ध और सैन्यकरण के बारे में पूछता है तब भी आपको यही लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज तो है कि स्थानीय सरदार, पहला टॉपिक टू टॉपिक आपको लिखना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्थानीय सरदार होगा, क्योंकि मैसूर में बहुत पहले सैन्यकरण क्यों जरूरी हो गया था? क्योंकि स्थानीय सरदारों की भूमिका को समझना यहाँ पे अहमियत रखता था। खास तौर पर कौन कौन लोग? पोलीगर और जंगलों के शिकारी जो संग्रहकर्ता समूह के वंशज थे, जिन्हें सैन्य कौशल हासिल कर लिया था, यानी वो सेना में चतुराई दिखा सकते थे, महारत हासिल कर ली थी और विजयनगर साम्राज्य की सैनिक सेवा में स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व भी सीख लिया था। यानी विजयनगर के साम्राज्य में वो सेना के रूप में थे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने नेतृत्व करना, एक संगठन करना भी सीख लिया था। और 18वीं शताब्दी के आते आते अधिकांश ने 2 मुख्य माध्यमों से ताकत हासिल कर ली थी। पहला, राजस्व का कब्जा और अपनी भूमियों पर खेती से मिलने वाला अंशदान अपने पास रखना, और दूसरा, उनके अपने संप्रदाय के मंदिरों के पुरोहितों का समर्थन उनको हासिल था, स्थानीय सरदार को। ठीक है ना, ओके। और इस
मंदिर व्यापार के केंद्र भी थे। तो मंदिर जो होता था एक व्यापार का केंद्र भी होता था, और उन्होंने स्थानीय सरदारों को ताकत हथियाने की मदद भी की थी। कौन से? मंदिर के जो भी पंडित जो लोग भी हुआ करते थे। ठीक है, ओके। तो ये हुआ कि पहला हुआ स्थानीय सरदार। दूसरा 18वीं शताब्दी के प्रयास। अब 18वीं शताब्दी के प्रयास भी थे, क्योंकि पता है कि 18वीं शताब्दी में ही वहां पर टकराव शुरू हो गया था चिक्कदेव राजा बोडेयार ने। ठीक है ना, टकराव की शुरुआत कर दी थी, और उनके अधीन मैसूर अभूतपूर्व सैनिक की ओर बढ़ रहा था। सैनिक क्षमता उनसे ज्यादा थी, जितना उनको जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा उन्होंने सैनिक क्षमता जो है इकट्ठा कर ली थी, और सैनिकों के पास जो भूमि थी उसे राजस्व करों से मुक्त करा दिया था 18वीं शताब्दी में। किसने? चिक्कदेव राजा बोडेयार, जो कि बाद में चल के बोडेयार का वंश ही खत्म हो गया था। किसने किया था? हैदर अली ने। और हैदर अली जो धीरे धीरे मैसूर प्रशासन की सीढ़ियां चढ़ता ऊपर जा पहुंच रहा था धीरे धीरे, उसने अपने आप को इस तरह से ठीक कर लिया कि भूमि के बड़े हिस्से को महत्वाकांक्षी योद्धाओं के हाथों नीलाम कर दिया। यानी कि जो बहुत बड़े सेना में लोग थे उनको उन्होंने क्या कर दिया? भूमि के बड़े हिस्सों को दान कर दिया था, और राजस्व किसानों की हैसियत से स्थानीय सरदारों पर राजस्व लाद दिया। तो किसान के साथ साथ जो स्थानीय सरदार हुआ करते थे उनके ऊपर राजस्व दे दिया गया कि ये लोग भी हमें कुछ इसका नगद भाग देंगे। और हैदर अली ने इन सरदारों की स्वाधीनता का कोई दावा नहीं माना, और अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश की तो उसे उसकी भूमि से खदेड़ दिया गया। तो जो स्थानीय सरदार अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं बोडेयार के टाइम में थे, लेकिन हैदर अली के टाइम में ऐसा नहीं हुआ। उसने स्थानीय सरदारों के ऊपर भी अपना शिकंजा कसा था। ठीक है, और जो उसकी अधीनता को पराधीनता को मानने से कतराते थे तो वो क्या करता था? उसकी भूमि लेके उसको वहां से भगा दिया करता था। कौन? हैदर अली। ठीक है ना। उसका बेटा टीपू सुल्तान पोलीगरों को अधीन बनाने में और भी आगे बढ़ गया। उससे उन्हें निकाल देने के बाद उसने उनकी भूमि को या तो निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को या फिर सरकारी अधिकारियों को किराए पर उठा दिया था। तो टीपू सुल्तान भी अपने पिता की राय पर ही चला था, और शायद यही एक रीजन था कि उन्होंने बहुत बड़ा नेतृत्व वहां पे कायम किया और बहुत ही बड़ा एक साम्राज्य की स्थापना की, सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना की हम कह सकते हैं। तो कुछ मायनों में हैदर और टीपू ने सेना के संगठन की कुछ कमजोरियों को खत्म करने की कोशिश भी की थी, ये भी यहाँ पे कहा जा सकता है। ठीक है, ओके। फिर मैसूर का प्रशासन कैसा था? मैसूर का प्रशासन बहुत ही मजबूत था, क्योंकि हैदर और टीपू के बोडेयारों के पुराने प्रशासक के हाथ के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। जो बोडेयार थे उन्होंने सेना और राजस्व लेकर सूचना तक प्रशासन के 18 विभाग बना के रखे थे। सब कुछ अपने अधीन करके रखा था। जो उनकी बातें नहीं मानता था उनसे जमीन ले ली जाती थी, उनको बाहर कर दिया जाता था। ब्रिटिश प्रशासक टॉमस मुनरो का यह मत था कि हिंदू या मुसलमान देसी शासक के अधीन व्यक्तिगत दौलत और महत्वाकांक्षा पाने की गुंजाइश थी, और उसे देखते हुए समाज के कुलीन वर्गों ने कंपनी की सेवा के विनम्र मामूलीपन की जगह देसी शासकों के साथ जुड़ना पसंद किया। जो कुलीन वर्ग थे, जो कभी मुगल शासक के अधीन अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे, वो उनका भी साथ छोड़कर अब टीपू सुल्तान हैदर अली के साथ जाना पसंद करने लगे थे, यानी देसी शासकों के साथ जाना पसंद करते थे। ठीक है, ओके, राइट। अच्छा, मैसूर के वित्तीय संसाधन क्या क्या थे? कहाँ से पैसा आता था उनके पास? क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो उसको चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता था ना। तो उत्पादन के दो संचालकों को, व्यापारी और किसान, दो हुआ करते थे। पहला भूमि से प्राप्त राजस्व हुआ करता था, जो भी हम जस्ट आपको ऊपर बता के आए वही आपको भूमि के बारे में लिखना है। ठीक है, ओके। क्योंकि टीपू की भूमि राजस्व नीति में खेती को विकास की सुविधाएं देने के लिए व्यक्तियों को खेती करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई थी, और ऐसे व्यक्तियों को सिंचाई अथवा अन्य संबंधित कार्यों के लिए जमीन मुफ्त में दी गई थी। ये एक सराहनीय काम था टीपू सुल्तान का। ठीक है, इसी से राजस्व आता था। ठीक है, ओके। और दूसरा हम देख सकते हैं व्यापार से प्राप्त राजस्व। तो व्यापार से भी होता था, जनरली व्यापार उस टाइम में मंदिरों से भी किया जाता था। हम ऊपर जस्ट अभी पढ़ के आके देख रहे हैं, तो व्यापार से भी इनको बहुत बड़ा राजस्व यानी बहुत बड़ा पैसा मिलता था। ठीक है, व्यापारियों ने अंदरूनी बाहरी व्यापार और राजस्व खेती को एक दूसरे से जोड़ व्यापार और भूमि के इन विविध निवेशों में एक विशेष हथियाया हुआ था, यानी कि राजस्व की खेती और व्यापार दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, और यही मेन वजह था राजस्व का ज्यादा आने का, यानी पैसा ज्यादा कमाने का। किसका? टीपू सुल्तान का। ठीक है, टीपू ने व्यापारी और उनके व्यापार की अहमियत को समझता था, और असुफों को नियुक्त किया गया था कि अधिकारियों को प्रशिक्षित करें, जिससे वे व्यापार को काबू में रखने के लिए टीपू द्वारा चलाए गए जो व्यापार केंद्र थे उनको चला सके और उन्हीं के माध्यम से व्यापार किए जाएं।
तो इसमें टीपू के इसमें मैसूर में तो बेल इतना ही है। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे कुछ बहुत क्वेश्चन है जो कि आता नहीं है, ये बहुत क्वेश्चन नहीं आता है। फिर हैदराबाद भी स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया। पहले भी हमने मैसूर का देखा। अब मुगल साम्राज्य में दक्कन में सूबेदार को हैदराबाद में नियुक्त किया जाता था, लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने आप को, क्योंकि मुगल में आपसी ही तनाव होने लगे थे, अंदरूनी तनाव होने लगे थे, अंदरूनी झगड़े जो है वो शुरू हो गए थे। और इस झगड़े का फायदा किसने उठाया? हैदराबाद ने उठाया। और उसने अपने आप को एक खुला एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ठीक है ना? ओके, संधियां भी हुई बहुत सारी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निजाम आसफ जाह को मुगल सम्राट ने 1713 में पहले सूबेदार बनाया गया था। कहाँ का? मुगल हैदराबाद का बनाया गया था। और दक्कन की बागडोर जो है उसके हाथ में थी, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए। और वह दक्कन में ही बना रहा। कौन बना रहा? आसफ जाह बना रहा। अपनी नियुक्ति किए हुए प्रभारी को यहाँ छोड़कर मुगल दरबार में चला गया था। और जैसे ही मुगल अधिकारी वहां से हैदराबाद से हट गए थे, अपनी जगह उन्होंने अपने आदमी बिठा दिए और उनसे संधि करने, युद्ध करने और मसब व खिताब देने का अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। और धीरे धीरे यहाँ पर मुगल जो शासक था वो खत्म हो गया था। और यहाँ पे एक तरह से जो हैदराबाद है स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। मैसूर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये EHI और EHI 1 EHI 5 से लिया गया, EHI 5 यदि आप देखते हैं तो वहाँ पे मैसूर और हैदराबाद के क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। मैसूर का तो 100% पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम सेकंड जो यूनिट है यहीं पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका मैसूर का है। मैसूर जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किस तरह अस्तित्व में आया, और साथ ही साथ में क्वेश्चन उसका बनता है, किसका बनता है? राजस्व का बनता। भू राजस्व के क्या क्या जरिए थे, किस तरह से सैन्य व्यवस्था को उसने संगठित किया, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम ये यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड यूनिट लेंगे। जो हमारी थर्ड यूनिट होगी उसे हम देखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे सारांश दिया है कि किस तरह से, मैं सारांश जरूर पढ़ा करिए यदि आपकी PDF है तो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थर्ड जो हमारी यूनिट होगी वो होगी औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना हो चुकी थी। ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल की ब्रिटिश विजय। ठीक है ना? और यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। राजनीतिक रूपांतरण की व्याख्या, अंग्रेजों की असफलता का महत्व क्या है। तो थर्ड यूनिट में औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना हम लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है एक घंटी से बना होता है ना, उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे भी जो वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। राइट? और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से। उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, तो वहां से आप ले लीजिएगा। चलिए फिर टेक केयर, बाय।